हमारी आजकल डेली लाइफ में काफ़ी वर्क स्ट्रेस बढ़ गया है। कस्टमर डीलिंग्स जॉब में दिन भर कस्टमर की चिक चिक और बॉस के दिए गए अनअचीवेबल टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। ये सबसे बचने के लिए कुछ दिनों के लिए कहीं अच्छी सी जगह पर घूमने जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी बैग पैक करके आ जाता हूँ इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस लद्दाख। लद्दाख का नाम सुनते ही काफ़ी लोगों के चेहरे पे खुशी सी आ जाती है और यही लोग कहते हैं कि लद्दाख किसी जगह का नाम नहीं है। कुछ लोगों के लिए यह एक इमोशन और एक सपने जैसा है। लगभग 59,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ यह कोल्ड डेजर्ट इंडिया के मोस्ट डिस्प्यूटेड रीजन कश्मीर के ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है। यह हाई एल्टीट्यूड रीजन अपने स्नो कैप माउंटेन्स और क्रिस्टल क्लियर लेक्स और ऑफ रोडिंग वाले रास्तों के लिए फेमस है। लद्दाख को द लैंड ऑफ हाई पासेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोकेशन 10,000 फीट की हाइट से भी ऊपर है। वैसे तो लेह लद्दाख का हर इलाका प्रकृति की सुंदरता से भरा हुआ है। बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, झीलें, झरने आपको लद्दाख में कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे तो घूमने का शौक रखने वालों के लोगों को नई नई जगह एक्सप्लोर करने में काफ़ी दिलचस्पी रहती है, लेकिन जब जब बात लद्दाख की आती है तो टूरिस्ट के चेहरे पे एक अलग ही खुशी छा जाती है। मैदानी इलाकों में गर्मियाँ शुरू भी नहीं हुई होती हैं कि घुमक्कड़ों का लद्दाख प्लान बनना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो यहाँ आने के लिए 1 साल पहले से ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। चलिए अब आपको इस वीडियो में मैं अपनी लद्दाख ट्रिप के बारे में बताता हूँ।
तो मेरी टाउन से मैं ट्रेन पकड़कर आ जाता हूँ न्यू दिल्ली, और दिन भर दिल्ली में घूमने के बाद मुझे शाम को सिटी लैंड ट्रेवल्स की वॉल्वो बस मिलती है जो मुझे छोड़ेगी मनाली में। फिर मैं मनाली पहुंचकर मनाली में एक दिन स्टे करता हूँ। फिर मैंने सुबह रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 रेंट करके निकल जाता हूँ अपनी राइड के लिए। फिर मैं अटल टनल क्रॉस करके बढ़ता हूँ आगे सिसु विलेज की तरफ। और सिसु विलेज तो भाई अपनी ब्यूटी के लिए ही जाना जाता है। विंटर में तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है कि ये ग्रीनरी देखने को ही नहीं मिलती, बट अभी अक्टूबर का समय है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिल जा रही है। फिर हम सिसु क्रॉस करके हमें काफ़ी लाहौल वैली के ब्यूटीफुल से नज़ारे दिखते हैं, और हम उसके बाद पहुंच जाते हैं तांडी में। और तांडी में चंद्रा रिवर और भागा रिवर का संगम होता है, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल सी लोकेशन है। चंद्रा रिवर और भागा रिवर तो पानी सेम ही लग रहा है। सेम है जी। तांडी से निकलते ही हम पहुंचते हैं लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर केलोंग में। केलोंग में काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज, होटल्स, होम स्टे और एक छोटी सी मार्केट आपको मिल जाएगी। केलोंग से कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद हमको मिलता है 3200 मीटर एलिवेशन पे लोकेटेड लाहौल का एक प्यारा सा विलेज जिस्पा। जिस्पा में होटल, होम स्टेज और रिवर साइड कैंप्स ये सब मिल जाएंगे। जिस्पा पहुँचते पहुँचते हमको शाम का 5 बज गया था, और इसके बाद हमें मिलने वाला था बारालाचा पास। नाइट के समय पासेस को क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, इसलिए मैंने आज जिस्पा स्टे करने का डिसीज़न लिया, और यहाँ कहीं एक टेंट पर मैंने रूम ले लिया था। रात में भाई जिस्पा में इतनी ज़्यादा ठंड थी यार, मतलब हालत ही ख़राब हो गई। नींद तो आई नहीं, शायद ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था। आई थिंक ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जबकि ज़्यादा हाइट है नहीं, मतलब एज़ कम्पेयर टू और हैं जो अभी रास्ते में मिलेगा आज हमको। हम रुके थे यहाँ पे ये वाले टेंट्स में, योलो आउटडोर्स। और ये यहाँ पे
आ जा। यदि आप भी मनाली से ले जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि बाइक रेंट करने के साथ ही आपको 2 पेट्रोल की कैन लेनी है, क्योंकि दांडी के बाद सीधा लेह में जाके ही पेट्रोल पंप मिलता है। उससे पहले कोई भी पेट्रोल पंप बीच में नहीं है। जिस्पा को गुड बाय बोलकर मैं पहुंचता हूँ हिमाचल के सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज दारचा पर। यह 360 मीटर लंबा स्टील ब्रिज बना है भागा रिवर पर, जो कि आगे बारालाचा पास पर सूरज ताल से निकलती है और तांडी में जाकर चंद्रा रिवर से मिलकर चिनाब रिवर बनाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं बारालाचा पास के स्टीप माउंटेन्स के बीच में। इस पास के जो माउंटेन्स हैं वो इतने ज़्यादा स्टीप हैं कि विंटर के समय ये इस पास को क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टीप माउंटेन होने की वजह से काफ़ी एवलांचेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो अपन पहुंच चुके हैं भाई 16,000 फीट की हाइट पे बारालाचा पास पर। कहीं कहीं बीच बीच में यार स्ट्रगल तो कर रही है, क्योंकि सामान हमने बहुत ज़्यादा ही ला लिया है। दारचा से बारालाचा पास तक आते आते काफ़ी एल्टीट्यूड गेन हो जाता है, क्योंकि बारालाचा ही ऐसा पास है जहाँ पर इस मनाली लेह हाईवे पर एकदम एल्टीट्यूड गेन होता है। दारचा लोकेटेड है 11,000 फीट की एल्टीट्यूड पर और बारालाचा पास आते आते 16,000 फीट हाइट पर हम होते हैं। एकदम इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचने की वजह से यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको डिजीनेस फील हो सकती है। बारालाचा पास का अक्टूबर में जो नाइट टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बारालाचा पास ही एक ऐसा माउंटेन पास है जो लाहौल डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख से कनेक्ट करता है। इसके बाद आने वाली लोकेशन सरचू, जहाँ से लद्दाख स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम बारालाचा पास के टॉप से आगे बढ़ते हैं तो लैंडस्केप भाई एकदम ही बदल जाता है। जो माउंटेन्स अभी ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे थे वो एकदम येलो से हो गए थे। पत्थर वाले माउंटेन्स रेत और मिट्टी वाले पहाड़ों में चेंज हो गए थे। लैंडस्केप तो भाई यार इतना प्यारा था कि मैं सिर्फ रोड पे तो कम ध्यान दे रहा था, मैं सिर्फ इन नज़ारों को ही देखते जा रहा था। इसके बाद लोकेशन आती है सरचू, जहाँ पर आपको छोटे छोटे ढाबा कैंप्स रुकने के लिए को मिल जाएंगे।
मनाली से लेह जाने वाले लोगों के लिए सरचू काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है, क्योंकि मनाली से जनरली लेह जाने के लिए एक स्टे तो करना ही पड़ता है। और सरचू बिकॉज ऑफ इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, ज़्यादातर लोग इस हाईवे पर गुजरते समय एक या तो सरचू रुकते हैं या जिस्पा रुकते हैं। और सरचू से ही जांस्का ट्रैक स्टार्ट होता है और यह ट्रैक काफ़ी रिमोट एरियाज़ में लेके जाता है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे वाटर स्ट्रीम्स और हाई पासेस होकर गुजरना पड़ता है। और विंटर में सरचू पूरी स्नो की शीट से ढक जाता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जनरली -20 और उससे भी कम चला जाता है। मनाली लेह हाईवे पर जनरली लोग या तो जिस्पा रुकते हैं या तो सरचू रुकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग यदि आए तो जिस्पा में ही रुकना, क्योंकि जिस्पा की जो एल्टीट्यूड है वो सरचू से काफ़ी ज़्यादा कम है। और सरचू में जो हाई एल्टीट्यूड की वजह से जनरली लोगों को एक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाता है, इसीलिए थोड़ा AMS की जो भी प्रिकॉशंस हैं, दवाई हैं, वो साथ रख कर लाना ज़रूरी है। सरचू से निकलते ही हमको इस हाईवे की मोस्ट डेंजरस लोकेशन मिलती है, जिसका नाम है गाटा लूप्स। 21 हेयर पिन बैंड्स हैं जो कि काफ़ी डरावने से लगते हैं। इस लूप्स में बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा रोड नहीं है और ट्रक कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। और जब टर्न आता है जहाँ पे ट्रक सामने से आ रहा है, आप बाइक चला रहे हो, वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट यहाँ पर बाइक चलाने का एक अलग ही एडवेंचर है। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर घोस्ट रहता है। जनरली मुझे कोई घोस्ट नहीं दिखा, बट यह जगह किसी घोस्ट से कम नहीं है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि एक ड्राइवर यहाँ पर ट्रक चढ़ाते हुए उसी ट्रक के पीछे दब के मर गया था। उसके बाद कुछ सालों बाद यहाँ पर वो लोगों को पानी मांगते ही दिखने लगा। गाटा लूप्स पर चढ़ाई करते समय आपको काफ़ी सारी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि नीचे काफ़ी गहराई में शराब रिवर बह रही होती है। गाटा लूप्स क्रॉस करने के बाद मैं देखता हूँ कि हाइट काफ़ी बढ़ती ही जा रही है। जो आगे की रोड है वो कितनी ऊंचाई तक लेके जाएगी, बट थोड़ी ही देर बाद मुझे पता चलता है कि मैं नकीला पास की चढ़ाई कर रहा हूँ। और मैं कहूँगा भाई, नकीला पास इस मनाली लेह हाईवे का सबसे डेंजरस पास है। इस हाईवे पर 4 पासेस पड़ते हैं: बारानाचा, लहचुंगला, नकीला और तगनांगला। और मैंने चारों क्रॉस किए, बट सबसे ख़तरनाक जो एक्सपीरियंस था वो नकीला पास पे था, क्योंकि नकीला पास पे काफ़ी पतली सी रोड है और राइट साइड में पूरे गहरे खाई वाले माउंटेन्स। और काफ़ी बार तो ऐसा हुआ कि सामने से जब ट्रक आ गया तो बाइक मुझे काफ़ी जगह रोकनी पड़ रही थी। नकीला पास क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम पहाड़ से उतरना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही सामने काफ़ी ब्यूटीफुल सी रोड दिखाई पड़ती है। मुझे दिखता है कि सामने एक और पहाड़ है जिस पे हमें उतर के फिर उस पहाड़ पर चढ़ के जाना है। तो काफ़ी टायरिंग भी लग रहा था कि यह अभी तो हम पास क्रॉस ही किए थे और सामने लग रहा था कि कोई दूसरे पास का चढ़ाई स्टार्ट हो रहा है। फिर मैंने गाड़ी रोकने के बाद किसी से पूछा कि ये सामने जो रास्ता है वो कहाँ के लिए है, क्योंकि यहाँ पर कोई मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, तो पता ही नहीं चल रहा था कि सामने लोकेशन कौन सी है। तो एक अंकल से पूछने के बाद पता चलता है कि सामने वाली जो चढ़ाई दिख रही है
वो है लहचुंगला पास के लिए। और यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे रोड्स की पूरी रोड यहाँ पे टूटी हुई थी। सिर्फ यहाँ से कच्ची रास्ते ही हमको आगे लहचुंगला पास के टॉप तक मिलने वाली थी। पर रोड की कंडीशन गाटा लूप्स के बाद इतनी ज़्यादा ख़राब है, आप काफ़ी टायरिंग फील करने लग जाओगे। और उसके बाद ही एक ऐसा पोर्टल जैसा एक गेट मिलता है, जिसको यहाँ पे द होल के नाम से जाना जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। फिर लहचुंगला पास क्रॉस करने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल से लैंडस्केप देखने को मिलते हैं और काफ़ी सारे जमे हुए वाटरफॉल भी दिखते हैं। और पांग पहुँचते पहुँचते मुझे शाम के 6 बज जाते हैं, और मुझे यह पता नहीं था कि पांग में भी रुकने की जगह है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गया कि रात में कैसे तंगनांगला पास क्रॉस करेंगे और ले पहुँचेंगे। बट पांग पहुँचने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पर भी छोटे छोटे टेंट्स हैं जहाँ पे रुका जा सकता था, और ढाबा भी है। और पांग में नाइट में मुझे फील होता है कि मुझे एक्यूट माउंटेन सिकनेस वाली प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि काफ़ी तेज़ हेडेक करने लग गया था और सांस लेने में भी कैंप के अंदर काफ़ी दिक्कत आ रही थी। उस समय -6 डिग्री सेल्सियस पांग में टेम्परेचर था। पांग से निकलने के बाद शायद मनाली ले हाईवे पर मिलने वाली सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन हमको मिलती है, जिसका नाम है मोरे प्लेन्स। मोरे प्लेन्स में हवा तो भाई इतनी तेज़ चलती है कि आपकी बाइक को हिला देगी। बट बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल व्यूज़ यह लोकेशन ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इस जगह को कियांग चू थांग बोला जाता है। यह पांग से लगभग 40 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा प्लेन एरिया हमको मिलता है, जिस पर बाइक राइड करना काफ़ी ड्रीम जैसा है, क्योंकि दोनों और प्लेन एरिया और इसके बीच से गुजरती हुई सांप जैसी रोड काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। और इस रोड की यहाँ पर हाइट ऑलमोस्ट 15,000 फीट से भी ऊपर है। पांग के बाद लैंडस्केप इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, उसके बाद आप यह सोचते ही नहीं हो कि आप कितनी हाइट पर हो, क्योंकि नज़ारे हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के बाद इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता जा रहा था। और कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद हमको एक लोकेशन मिलती है डेबरिंग। इस हाईवे पर राइड करने के बाद जो मेरे को रात में प्रॉब्लम हुई थी, वो पूरी यहाँ पर बाइक चलाने के बाद ठीक हो गई। पहले तो यहाँ के रास्ते काफ़ी ऑफ रोडिंग से भरे हुए होते थे, बट BRO ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी रोड बनाई हुई है। जैसे ही आप डेबरिंग से थोड़ा सा टर्न लोगे तो आपको मिलेगी यह सोकर।
डेवरिंग को क्रॉस करके मैं बढ़ता हूँ इस हाईवे के सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास, जो लोकेटेड है 17,480 फीट के एल्टीट्यूड पर, जिसका नाम है तांग लांगदा। यह हाई एल्टीट्यूड पास डेवरिंग से लेकर गया विलेज तक 49 किलोमीटर डिस्टेंस तक फैला हुआ है, जहाँ पर आपको पहले चढ़ाई करनी है, उसके बाद काफ़ी सारे बैंड से होकर नीचे उतरते जाना है। भाई साहब अभी अपन है तांग पास में और हालत एकदम पूरी टाइट हो रही है। ये अच्छा है कि धूप निकली हुई है। विंटर के समय तंगलांगला का टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि इस पास को अचीव कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट सा हो जाता है, क्योंकि ये सारे रास्ते हाई स्नोफॉल की वजह से बंद हो जाते हैं। तंगलांगला पास के टॉप पर पहुंचकर आपको फील होगा कि आप दूसरी दुनिया में आ गए हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप लद्दाख के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ से जितने भी दूर तक माउंटेन पीक्स दिखते हैं वो आपकी लोकेशन के नीचे दिखाई देते हैं। तंगलांगला से आगे बढ़ते हुए हमको काफ़ी सारे बैंड्स मिलते हैं। बैंड्स में रोड दिखती है जो एक पहाड़ के एक साइड में नीचे उतरती हुई जा रही है। मैं इस पे बाइक चलाता ही जा रहा था, बट यह पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इसलिए लोग बोलते हैं कि तंगलांगला पास काफ़ी डिफ़िकल्ट है बाइक राइडर्स के लिए। बट अभी तो यहाँ की रोड काफ़ी अच्छी कंडीशन में है बिकॉज ऑफ BRO, बट पहले यहाँ पे काफ़ी गंदी रोड हुआ करती थी, तब यह माउंटेन पास काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करता था। तंगलांगला से उतरते ही हमको एक्चुअल लद्दाख की झलक दिखने लग जाती है, और उसके बाद ही हमको मिलता है रोज़से विलेज, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा विलेज है। और यहाँ से लद्दाख के जो लैंडस्केप के जो नज़ारे हैं वो भाई उनका तो अनबीटेबल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आके हमको ऐसा लगता है कि हम कहीं दूसरी किसी प्लेनेट पे आ गए हों। रुमसे से 2 किलोमीटर आगे ही एक और प्यारा सा विलेज है जिसका नाम है गया। गया विलेज में एक पॉपुलर यहाँ की मोनेस्ट्री है जिसको गया मोनेस्ट्री बोला जाता है, जो कि मनाली लेह हाईवे से आप देख सकते हो। यहाँ मैंने अभी 2 विलेज देखे थे, बट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। इसके आगे थोड़ा सा चलने के बाद एक और विलेज मिलता है मेरू, वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क में 2 माउंटेन्स की रिज के बीच में बनाई गई यह रोड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल से लगती है। और उसके बाद हम पहुंचते हैं उपसी, जहाँ से इंडस रिवर निकलती है।
और यहाँ पे इंडस रिवर देखने के बाद मैं पहुँचता हूँ कारू, जो कि लेह की एक तहसील है और एक मिलिट्री कैंप एरिया भी है। इसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन लेह, और लेह की ब्यूटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे।